हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। गेम शो गाइस, होप सब के आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बैक बेंच। होप सब आप सब ठीक होंगे और आपको मेरा टॉपिक जो हमारी सीरीज है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगी। ओके गाइस, दैट इज़ कौन सी सीरीज हमने पढ़ी है? ल्यूसेंट सीरीज। ठीक है, तो आज उसका टॉपिक नंबर है 8। आज उसका लेक्चर सीरीज है 1 और काफ़ी ज़्यादा आप पसंद कर रहे हैं, मुझे पता है इस बात का। ओके, सो कमेंट कीजिए आप अपने दिल की बात, जो भी आपको डाउट वगैरह है या फिर आपको जो कोई समझ आ रही है या नहीं आ रही है। प्लस एडिशनल भी आप ऐड कर सकते हो, जो कि आपका एडिशनल नॉलेज है गाइस, उससे हम सभी का नॉलेज बेस बढ़ता जाएगा। तो कल का टॉपिक हमारा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि आपको लंबा खींच कर रखूँ ताकि आपको जो है इंटरेस्ट टूट जाए, बोर हो जाओ। ओके, इसलिए मैंने वहीं पर एंड कर दिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने उसी टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, द वैदिक कल्चर। ठीक है, जिसमें हमने काफ़ी सारा पढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा जो टॉपिक्स पढ़ लिए, कवर कर लिए थे। वैदिक संहिता एक बार रिवर्स कर लेते हैं। हमने कल पहले वैदिक लिटरेचर की बात की थी, उसका टाइम पीरियड की बात की थी, उसके बाद ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस की बात की थी गाइस। उसके बाद हमने वैदिक लिटरेचर की बात की थी, जिसमें कि हमने संहिताज या फिर आप बोल सकते हो वेदास को ख़त्म कर दिया था। ओके, उसके बाद हमने किया था ब्राह्मणास को ख़त्म किया था। उसके बाद हम आर्यकास भी हमने पढ़ लिए थे एंड उसके बाद हमने उपनिषद जो हैं वो पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे गाइस? आज हम पढ़ेंगे लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। ओके, उससे पहले हमने वैदिक लिटरेचर, अब हम वैदिक लिटरेचर ट्रेडिशन, दैट इज 600 BC टू 600 AD। उस टाइम पीरियड के बीच में कौन से लिटरेचर लिखे गए, कौन सा उनका क्या इंपॉर्टेंस है, आज वो पढ़ेंगे। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। ओके गाइज, तो अब पढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे हमारा पहला टॉपिक है, अच्छा, लिटरेचर, उसकी बात करी जाए तो वैदिक ट्रेडिशन की बात करी जाए। ओके, तो ये 6 लिटरेरी वर्क्स में डिवाइडेड है। 6 लिटरेरी वर्क्स कौन कौन सा? सबसे पहला आता है वेदांगास। ठीक है, VEDANGAS, वेदांगास। ओके, तो सबसे पहले आया हमारा वेदांगास, हम पढ़ेंगे। सेकंड पे हम पढ़ेंगे स्मृति, दैट इज द स्मृति धर्मशास्त्र। ठीक है, जिसमें क्या अगर हम बात करें, सबसे फेमस स्मृति कौन सी है? ऑब्वियसली मनुस्मृति, जिसको डॉक्टर बी अम्बेडकर ने जला दिया था। ओके, सो काफ़ी सारे फेमस हो गए। तो थर्ड पे हम पढ़ेंगे महाकाव्यास। ठीक है, उस टाइम के पीरियड के कौन से महाकाव्यास देखेंगे? ऑब्वियसली महाकाव्य तो 2 ही हैं, एपिक्स। कौन कौन से? महाभारत एंड रामायण। ओके, थर्ड पे हम पढ़ेंगे पुराणास। ठीक है, जिनका नाम ही पुराना, मतलब काफ़ी ज़्यादा ओल्डेस्ट है लिटरेचर हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिफ्थ में हम पढ़ेंगे उपवेद्स। ठीक है, वेद हमने पढ़ लिया, अब उपवेद क्या होते हैं? उसके बाद हम पढ़ेंगे षड दर्शनस। ओके, तो अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देयर आर 6 वेदांगास के बारे में पढ़ते हैं। ओके, बात करें जाए वेदांगा की, तो वेदांगास भी 6 हैं। ओके, सो यहाँ पर देखो सारे 6 ही हैं। ओके, सो गाइज, अगर हम बात करें वेदांगा की, तो सबसे पहले कौन से वेदांगा आता है? शिक्षा वेदांगा। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो फोनेटिक। और अगर हम बात करें शिक्षा की, सो वेदांगा के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो वेदांगा के अगर हम सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा शिक्षा, तो अगर शिक्षा की बात करें जो, तो प्रति शिक्षा। ठीक है, कौन सी? प्रति शिक्षा। सो प्रति शाख्या, प्रति शाख्या इज द ओल्डेस्ट फोनेटिक टेक्स्ट ऑफ फोनेटिक्स। ठीक है, शिक्षा को आप हिंदी बोल सकते हो फोनेटिक। तो ओके, सो फोनेटिक की सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट कौन सा है? प्रतिसंख्या। ओके, तो सेकंड नंबर पे जो टेक्स्ट है उसका, वो कौन सा है? वो है कल्पसूत्र। कौन सा है? कल्पसूत्र। सो इसमें काफ़ी सारे सूत्र आते हैं, जिसमें पहला सूत्र आता है श्रौत सूत्र है। श्रौत सूत्र कौन सा होता है? श्रौत सूत्र डील्स विद द सैक्रिफाइसेस। ठीक है, डील्स विद सैक्रिफाइसेस। उसके बाद आता है ग्रह्य सूत्र डील्स विद द फैमिली, ओके, द फैमिली सेरेमनीज। एंड द धर्म सूत्र। ठीक है, धर्म सूत्र डील्स विद द वर्ण या फिर आप बोल सकते हो आश्रम एक्सेट्रा। सो अगर कल्प सूत्र की बात करी जाए तो उसमें 3 सूत्र आते हैं, ये याद रखना आपने। ठीक है, श्रौत सूत्र, ग्रह्य सूत्र एंड द धर्म सूत्र। ओके, तो वेदांगास हम पढ़ रहे हैं। वेदांगास में हमने सबसे पहले पढ़ा शिक्षा, उसके बाद हमने पढ़ा सूत्रस, एंड नाउ थर्ड इज व्याकरण। VYAKARNA, व्याकरण, दैट इज ग्रामर आप बोल सकते हो। ठीक है, ग्रामर। सो व्याकरण क्या सबको बात करते हैं, दैट इज अष्टाध्यायी, जैसे जो पेंडाई ने लिखी है। ठीक है, ओल्डेस्ट ग्रामर इन द वर्ल्ड। कौन सी है ओल्डेस्ट ग्रामर इन द वर्ल्ड? अष्टाध्यायी। ओके गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओल्डेस्ट ग्रामर इन द वर्ल्ड किसने लिखी है? दैट इज PA
PANINI. Okay, and next is Nirukta. Okay, now what is that is etymology. Nirukta based on the Nighantu, that is Kashyap, a collection of difficult Vedic words. आप बोल सकते हो the oldest collection of the world. Nirukta, the oldest dictionary of the world. अगर आप बोल सकते हो it is also known as the dictionary. The oldest dictionary of the world is Nirukta. Okay, उसके बाद है चंद, जो होता है मैट्रिक्स. ओके, इसका एक ही टेक्स्ट है, दैट इज चांद्र सूत्रस. ठीक है, जो कि बड़ा फेमस टेक्स्ट है. ओके, नेक्स्ट इसमें आता है ज्योतिष. ज्योतिष जैसे कि नाम आप जान सकते हो किससे होगा, एस्ट्रोनॉमी. ओके, एस्ट्रोलॉजी जो हाथ दिखता है. ओके, तो इसमें सबसे फेमस कौन सा है, जो सबसे वो है, दैट इज वेदांगा ज्योतिष. कौन सा है, आप देखो वेदांगा पढ़ रहे हैं तो वेदांगा एंड जैसे ज्योतिष. ओके, वेदांगा ज्योतिष द ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट. ओल्डेस्ट ज्योतिष कौन सा टेक्स्ट है, वेदांगा ज्योतिष है. ओके, ये लिखा किसने, ज्योतिष वेदांगा ज्योतिष, ये लिखा है लगाधा मुनि. ठीक है, LAGADH मुनि. एक मिनट. ओके, तो हमने पढ़ लिए वेदांगा. एक मिनट. सो वेदांगा हमने 6 के 6 पढ़ लिए. कौन कौन से, शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्ता, चंदा एंड ज्योतिष. ओके, नाउ अगर हम बात करें, देयर आर 6 फेमस मनुस्मृति कितनी है. ठीक, तो मनुस्मृति 6 है. कौन कौन सी है, सबसे पहले है सबसे 6 स्मृतिज हैं हमारे वैदिक ट्रेडिशन में. सबसे पहले कौन सी, मनुस्मृति. ओके, जो कि प्री गुप्ता टाइम पीरियड में बनी गई थी. ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट की अगर बात करें तो दैट इज कौन सी है, मनुस्मृति है. ओके, कमेंटेटर्स कौन से हैं, विश्वरूपा, मेघारती एंड गोविंदराज कुलुकुट भट्ट. सेकंड कौन सी है, याज्ञवल्क्य स्मृति, जो कि प्रीति गुप्ता के टाइम पर वही कमेंटेटर है. विश्वरूपा विजयेश्वर एंड अपारिका, एक किंग ऑफ शिल्प डायनेस्टी. सो कमेंटेटर नहीं पूछ जाते मैक्सिमम, लेकिन आप ये पूछ जाते कि ये स्मृति किस टाइम पीरियड में बनी थी. तो 2 प्री गुप्ता में बनी है, बाकी आगे से जो 4 है वो सब गुप्ता पीरियड में बनी है. उसके बाद नारद स्मृति है, उसके बाद परशार स्मृति है, उसके बाद बृहस्पति स्मृति है और उसके बाद कात्यायन की स्मृति है. ओके गाइस, बस आपको स्मृतियों के नाम याद रखने हैं. ओके, उसमें कुछ भी है. अगर महाकाव्य की बात करो तो 2 ही महाकाव्य आते हैं सबसे. ओके, कौन कौन से हैं, द फर्स्ट इज रामायण, रिटन बाय वाल्मीकि. ठीक है, ऋषि वाल्मीकि, एंड इट इज नोन एज आदि काव्य, ओल्डेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड. सबसे ओल्डेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड कौन सा देता है, रामायण. ओके, जो कि द्वापर युग का था. एट प्रेजेंट इट इज कंसिस्टेड ऑफ 24,000 श्लोक्स, या वर्स बोल सकते हो. ठीक है, ओरिजिनली 6,000, लेटर 12,000 एंड फाइनली 24,000 इन 7 कांडी सेक्शन. आप बोल सकते हैं फर्स्ट एंड कंदास वाज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द रामायण. ओके, फर्स्ट एंड द 7th. ना यहाँ पर कुछ नहीं है, नॉर्मली बताया गया. अगर हम बात करें रामायण की तो सबसे पहले आता है ओल्डेस्ट. एक मिनट. ठीक है, ओल्डेस्ट एपिक ऑफ वर्ल्ड, एक पॉइंट. सेकंड पॉइंट, इसको क्या बोला जाता है, आदि काव्य. ओके, उसके बाद थर्ड इसमें हमको देखने को मिलता है कि इसमें कितने श्लोक्स हैं. इसमें हैं 24,000. ओके, अब इन 24,000 की बात करें, जो तो सबसे पहले जो थे अर्लीस्ट, सबसे पुराना, जो मोस्ट एंशिएंट, जो सबसे पहले हैं. ठीक है, जो ओरिजिनल आप बोल सकते हो, वो है 6,000. ठीक है, उसके बाद इसमें लिटरली ऐड किया गया 12,000. ठीक है, 12 तो 6 हो गया, 18. ओके, उसके बाद 6,000 फिर लेटरली वापस ऐड किया गया, फिर 24,000 बन गया. ठीक है, सो आप देख सकते हो किस टाइम से 6,000 से स्टार्ट किया था और बाद में जाके 24 बन गया था. कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ गया टाइम पीरियड में. ओके, कितनी सारी चेंजेस आ गई, कितने सारे उन्होंने अपने से ऐड कर दिए होंगे. ओके, सेकंड आता है महाभारत. ठीक है, जिसको लिखा वेद व्यास. अब यहाँ पर देखो दोनों वी से है ना राइटर, तो बंदा भूल जाता है, तो आपको काफ़ी याद रखना है. रामायण ऋषि वाल्मीकि जी ने लिखी थी और महाभारत श्री वेद व्यास ने लिखे थे. ओके, महाभारत का था लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड. ये है ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड एंड द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड. ये देखो यहाँ पर कंफ्यूजन पड़ती है. रामायण जी की बात करें तो क्योंकि द्वापर युग इसलिए सबसे पुरानी दैट इज ओल्डेस्ट, और ये सबसे लॉन्गेस्ट है क्योंकि महाभारत काफ़ी लंबी चली थी. ओके, तो महाभारत द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ
1 लाख वर्ष श्लोक, तो 1 लाख श्लोक से महाभारत में गाइस। ओके, अगर हम बात करें रामायण की तो 24,000 है। ओरिजिनली कितने हैं अगर स्टार्टिंग लेवल पे देखें तो 8,800 है, ठीक है, जो कि जय संहिता में हमको पता है, वो बताया गया है। उसके बाद ही इसमें 24,000 और ऐड कर दिए गए, दैट इज विंशति शास्त्रीय संहिता, दैट इज भारत बताया। और फाइनली उसके बाद 1 लाख बन गए थे, ठीक है, जो कि हम महाभारत में, जिसको महाभारत बोलते हैं, इन 8 पर्वस पर्व सेक्शन बोल सकते हो आप इसको, 18 चैप्टर बोल सकते हो, ठीक है। तो महाभारत तो काफ़ी लंबी है, कितने 1 लाख श्लोक से सबसे पहले इनिशियली पूछा जाता है। इनिशियली कितने थे, 8,800 थे, ठीक है, बाद में 1 लाख बन गए। ओके, कितने चैप्टर में डिवाइडेड है ये बुक, ये एपिक, तो कितने चैप्टर में डिवाइडेड है, 18 चैप्टरों में डिवाइडेड है, ठीक है, प्लस द। तो अगर हम बात करें भगवत गीता की तो वो भीष्म परवाना, भीष्म चैप्टर, इस चैप्टर से ली गई है भगवत गीता, क्योंकि हमको पता है कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन जी भटक जाते हैं तो महाभारत के बीचों बीच क्षेत्र में श्री कृष्ण उनको ज्ञान देते हैं भगवत गीता का। तो भगवत गीता अपने आप में कितनी लंबी है, तो वो भी इसके एक पार्ट है, दैट इज भीष्म, उस पार्ट से उठाया गया है भगवत गीता। तो सोचो कितनी लंबी है। उसके बाद शांति परमण इज द लार्जेस्ट परमण चैप्टर ऑफ दिस महाभारत। सबसे लंबा कौन सा है, शांति परमण। भगवत गीता की कहाँ से उठाई है, भीष्म से उठाई गई है। ओके, उसके बाद हमने एपिक्स भी पढ़ लिया। अच्छा, अब बते हैं पुराणास, ठीक है, बचे पुराणास। नाउ व्हाट इज पुराना, जिसका नाम ही पुराना है, मतलब मीन्स द ओल्ड जैसा सब पुराण है। देयर आर 18 फेमस पुराण्स, ठीक है, सो 18 फेमस पुराण है। और अगर हम बात करें महाभारत के चैप्टर भी कितने हैं, तो 18। द मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट पौराणिक टेक्स्ट, ठीक है। सो अगर हम बात करें सबसे ओल्डेस्ट पौराणिक टेक्स्ट कौन सा है, दैट इज मत्स्य पुराण, ठीक है, हिंदू माइथोलॉजी में है मत्स्य पुराण। मत्स्य का मतलब क्या होता है, मछली, दैट इज फिश। ओके, तो जिसमें भगवान विष्णु ने फिश का अवतार लिया था, मत्स्य का अवतार लिया था और धरती को बचाया था। सो इसमें उसके बारे में बताया गया, उनके बारे में, ठीक है। द अदर इंपॉर्टेंट पुराणास आर भगवत गीता, ठीक है, भगवत गीता नहीं, भागवता, ठीक है, द विष्णु, द वायु एंड द ब्रह्मानंद, दे डिस्क्राइब जनरली 5 सब्जेक्ट, दैट इज सागर, द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद प्रतिसर्गा, द रिक्रिएशन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, एंड वंशा, द genealogies of the gods and the rishis, man avatar, the regions of the Manuskriti, first of the वंशानुचरित, दैट इज जियोलॉजीज ऑफ वेरियस रॉयल डायनेस्टीज। सो यहाँ पर पुराणास के बारे में नॉर्मली बताया गया है, ठीक है, किस तरह से क्रिएशन हुई दुनिया की, फिर वापस से किस तरह से रिक्रिएशन हुई, उसके बाद फिर ऋषि मुनि किस तरह से धरती पे आए, उसके बाद फिर मानव अवतार आया, ठीक है। तो गाइस अगर हम बात करें वैदिक लिटरेचर की, तो हम वही पढ़ रहे थे। उसमें वैदिक लिटरेचर में हमने सबसे पहले पढ़ा वेदांग, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े स्मृति धर्मशास्त्र, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े महाकाव्य, उसके बाद हमने पढ़े पुराण। हमने क्या पढ़ा था कि जो वैदिक लिटरेचर है वो कितने सब्जेक्ट हैं, वो है 6। अभी कितने हुए, 1 2 3 4 हुए, बचे 2। वो कौन कौन से, वह है उपवेद और षड्दर्शन। सो उनके बारे में इतना कुछ देखने को मिलता नहीं है, बस इसलिए मैंने आपके लिए टेबल वाले फॉर्म में लाया है। ओके, तो अपना फोन थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो हम पढ़ेंगे उपवेद। अब उपवेद की बात करी जाए तो ऑक्सिलरीज ऑफ वेदास इनको कहा जाता था, ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद वेदास। ओके, तो उपवेदा एसोसिएटेड विद कौन से, किसके साथ एसोसिएटेड है, जैसे हमने पढ़ा ब्राह्मण्य किसके साथ एसोसिएटेड, हर वेद के साथ एक ब्राह्मण्य है, वैसे हर वेद के साथ एक उपवेद भी है, ठीक है, उपवेद, उसका उपवेद। तो उपवेद जैसे आयुर्वेद हम किसके लिए जाने जाते हैं, दैट इज मेडिसिन के बारे में जानने को मिलता है हम आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद किसके साथ एसोसिएट किया जाता है, दैट इज ऋग्वेद के साथ। ओके, गंधर्व वेद की बात करी जाए तो म्यूजिक जो है, हमको पता है म्यूजिक, इंडिया का म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक की जो ओरिजिन का ओरिजिन कहाँ से हुआ, दैट इज द सामवेद, ठीक है। सामवेद इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन म्यूजिक। ओके, उसके बाद आता है धनुर्वेद, द आर्चरी, वो उसमें आपको आता है यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद उसमें शिल्प वेद आता है, ठीक है, द साइंस ऑफ क्राफ्ट या वेल्थ, विश्वकर्मा के दौरान, दैट इज उसको बोलते हैं हम अथर्ववेद में, हमको देखें उसको अथर्ववेद के साथ एसोसिएट किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है गाइस ये वाला टेबल। ओके, नाउ अगर हम बात करें षड दर्शन की, तो देयर आर 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, नोन एज षड दर्शन, ठीक है। 6 स्कूल्स हैं इनके, कौन कौन से हैं देखते हैं, दैट इज सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशिष्का दर्शन, मीमांसा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता, दैट इज उत्तर मीमांसा। सो ये है, और इनके फाउंडर भी आपको याद करने देते हैं, संख्या के कपिला है, उसके बाद योग का पतंजलि है, ये नवविवेक है,
अक्षपद गौतम है, उल्का कंद जमेरी एंड बोध है। और बेसिक टेक्स्ट मतलब किस किस में लिख देंगे, दैट इज संख्या सूत्र में लिखा, योग सूत्र, न्याय सूत्र, हमेशा के सूत्र, एक्चुअली इनके नाम पे ही ये बेसिक टेक्स्ट ही बनाया हुआ है। ओके गाइस, तो ये आपको सिर्फ टेबल याद रखना है। इसी के साथ हमारे वेद ट्रेडिशन के 6 सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो गए हैं। ओके गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं अपना टॉपिक की ओर। ऋग्वेदिक के जो अर्ली पीपल थे उनकी जो लाइफ थी वो किस तरह से थी। ओके, एक मिनट। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेद या फिर अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ ही जाता है कोई ना कोई यहाँ से। तो जैसे हमने सबसे पहले ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन के बारे में पढ़ा, यहाँ पे और हमने ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में पढ़ेंगे। उनका ज्योग्राफिकल एरिया कौन सा था। Okay, Rigveda is the only source of knowledge for this period. From the names of river, that mountains, Himmat, Himalaya या फिर मंजूवंती, Hindukush and the ocean in Rigveda, we have a clear idea of the geographical area where the Rigvedic people lived. Rigveda contains mentioned 40 rivers. The Nadi Suktaheim of the Rigveda mentions 21 rivers, which include the Ganga, the east, and the Kubba, Kabul in the west. So इन सभी नदी, माउंटेन्स, ओके, इन सभी के ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से ज्योग्राफी के नाम पढ़ के हमको पता चल सकता है कि जो आर्यस थे, जो वैदिक पीपल थे, वो कहाँ रहते थे, क्योंकि ऑब्वियसली हमको आज गण पे हमको पता है। तो वैदिक पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो वो मेंशन करता है 40 रिवर्स। अगर हम बात करें उसी को नदी सत्यम हाइम की बात करें, जो कि वैदिक ऋग्वेद में है, वो 21 रिवर्स के बारे में मेंशन करता है, जिसमें कि वो गंगा को ईस्ट में बताता है और कुंभ, दैट इज काबुल को वेस्ट में बताता है। ओके, इन Rigvedic peoples who call themselves Aryans were confirmed in the area which came to be known as Sapta Sindhu and land of 7 rivers. Sapta Sindhu comprises of Sindhu and 5 tributaries, and there are 5 tributaries, that is Vitasta, Askini, Vipasa, Parushni and Satudri, Saraswati. सो इन रिवर्स के मेल से बनता है सप्त सिंधु। ओके, तो इस सप्त सिंधु के पास जो रहते थे, इन सप्त सिंधु के किनारे रहते थे, वो उसको अपने आप को बोलते थे आर्यंस। ओके, आर्यंस। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इनके बारे में। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, द मोस्ट मेंशन रिवर दैट इज सिंधु, द मोस्ट स्पाइशियस रिवर दैट इज सरस्वती, मेंशन ऑफ गंगाज 1 टाइम, मेंशन ऑफ यमुना 3 टाइम्स। ठीक है, ऋग्वेद के अगर माने जाए तो सबसे जो फेमस, जो सबसे बार बार बताई गई है, तो वो कौन सी रिवर है, सिंधु। तो उसके बाद ऋग्वेद के अनुसार जो मोस्ट पवित्र, दैट इज वो कौन सी रिवर है मानी जाती है, सरस्वती मानी जाती है। उसके बाद गंगा के बारे में 1 बार मेंशन है और यमुना के बारे में 3 टाइम मेंशन है। ओके, तो 10 राजन वार, ठीक है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, जो कि काफ़ी फेमस है। अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेद, द फेमस 10 राजन वाज द इंटरक्लाइन वार ऑफ आर्यंस। द 10 राजन वार गिव्स नेम्स टू द 10 king who participated in the war against Sudas, who was Bharat, the king of Ter's family. 10 kings were of states of Porus, Yadus, Turuvas, Anus, and Dharayus, along with the 5 other allies, which that is Alinas, Pakhtas, Phalanas, Sebis, and Vishinis. The battle was fought on the bank of Parushni river. ठीक है, कौन सी रिवर के किनारे है, रावी। ठीक है, रावी का ओल्डेस्ट नेम, या फिर आप बोल सकते हो कौन सी रिवर के, परुष्णी। परुष्णी का मॉडर्न नेम है रावी। ठीक है, उसके किनारे नदी के, और सुदास, जैसे जो राजा सुदास था वो जीत गया था। तो आपको इनको 10 क्लेन से इन सभी के नाम याद रखने हैं। ओके, वैदिक पीपल्स की जो ये थी ज्योग्राफिकल कंडीशन, ओके, ये थी उनकी अर्ली लाइफ। अब उनके अर्ली ऋग्वेदिक टाइम पीरियड की बात करें। ठीक है, अब उनके पॉलिटी देख लेते हैं, उस टाइम की पॉलिटी कैसी थी, सिस्टम। द कुल मतलब द फैमिली वॉज द बेसिक ऑफ बोथ सोशल एंड द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कुला वॉज द ग्राम were the gram with Jana and the Rashtra, a group of Kula families formed a gram and so on। अच्छा, तो यहाँ पर देखो एक छोटी फैमिली है, उसके बाद और फैमिली को मिला के क्या बनता है, गाँव बनता है। फिर गाँव से मिला के क्या बन जाता है, अभी एक पंचायत बनती है। फिर पंचायत मिला के क्या बोलते हैं, तहसील बनती है। तहसील मिला के फिर क्या बनता है, डिस्ट्रिक्ट बनती है। ठीक है, उसी हिसाब से ये बताएगा। द कुला इज द बेसिक कुला, ठीक है, जो सबसे बेसिक फॉर्म है, एक फैमिली से स्टार्ट होता है। वैसे ही उसके बाद ग्राम बनता है, उसके बाद जन बनता है, उसके बाद राष्ट्र बनता है। ठीक है, वो ग्रुप ऑफ कुला मतलब घरों का जो समूह है। ठीक है, फैमिलीज के मिलन से ही बनता है एक विलेज एंड सो ऑन। उसके बाद इस तरह से आगे जा डिवाइड होती जाती है। ओके, रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट वाज पैट्रियार्किकल नेचर, मोनार्की वाज नॉर्मल बट नॉन मोनार्किकल पॉलिटिक्स आर आल्सो देयर। सो अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो पैट्रियार्की यहाँ पर ज़्यादा थी, दैट इज पैट्रियार्की मतलब पुरानी सोच जिनमें मेल डोमिनेशन आता है। ठीक है, मैट्रियार्किकल डोमिनेशन जिसमें फीमेल को इतनी ज़्यादा पावर, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है कंपेरिजन टू मेल।
और बात करें तो मोनार्की नॉर्मल थी। मोनार्की मतलब एक किसी एक पर्टिकुलर एक घर का राज, ठीक है। एंड नॉन मोनार्कल मोनार्की भी थी, मतलब जिसमें पावर है वो जीत सकता है, ओके। The Rashtra was ruled by a king or Rajan, and the royal descent was by hereditary based on the law of primogeniture. Probably execute monarchy was also known. Very little is known about the minister of king. The Purohit domestic priest was the first ranking of officially was ranking preceptor, friend, philosopher, and guide. Other important royal officials were Senani, the Gramini head of village. तो राष्ट्र अगर आप बात करें उसके, तो किंग जो है सेंट्रल पॉइंट था, किंग जो था मेन था, ओके। उसके बाद हेरिडेटरी जो है उसकी पोजीशन थी, ऑब्वियसली उसके जो मंत्री महामंत्री वगैरह होंगे ऑब्वियसली हेरिडेटरी वो है। अगर बाप फादर है, उसके बाद उनका बेटा आएगा, उसके बाद उनका बेटा आएगा, उसके बाद उनका बेटा ही उस पद पे बैठेगा, उस पोजीशन पे बैठेगा, ओके। तो उसके बारे में अगर बात करें तो इसके जो ऑफिशियल्स हैं ज़्यादा से मिनिस्टर इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, फिर भी हमको उसके बारे में पुरोहित के किंग के जो ऑफिशियल्स हैं उनके बारे में इतना देखने को नहीं मिलता। बट पुरोहित जो है, जो पुरोहित मतलब कौन है, जो प्रीस्ट, जो एक ब्राह्मण बोलते हैं तो गुरु उसका, ठीक है, वो उसको वो उसकी सबसे 1 नंबर पे मेन इंपॉर्टेंस थे। क्यों? क्योंकि जो राजा के लिए हवन वगैरह या आज राजा को क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सा काम करना है, सो ये वही डिसाइड करता था। सो नंबर 1 पे आता था राजा का फिलोसोफर, फ्रेंड, सब कुछ वही था। उसके बाद अगर बात करें उसके और ऑफिशियल की, तो सेनानी दैट इज़ द आर्मी का चीफ जो होता था राजा का। उसके बाद और कौन सी होती थी, ग्रामीणी, ठीक है। ग्रामीणी जो मतलब जो हेड ऑफ विलेज, वो कहीं ना कहीं राजा के टच में रहता था कि क्या हो रहा है वगैरह वगैरह, ओके। नेक्स्ट क्या है, the army consisted of foothill soldiers and chariots. Wood, stone, bone, and metals were used in the weapon. Arrows tipped with points, so with points of metal or poison horn. Reference are made to the moving fort, that is Purusharishnu, and a machine of assaulting strongholds. The king had religious duties also. He was a upholder of the establishment of moral rules. Rigveda speakers of assembly such as संभाट समिति भी लगती थी, मतलब राजा का दरबार लगता था जहाँ पर वो सुनता वगैरह था लोगों की शिकायतें वगैरह, ओके। उसके बाद हॉर्स सोल्जर और उनके रथ वगैरह भी उनके पास होते थे, जो स्टोन एंड ये बोन्स मेटल ये जो मिला मतलब वो यूज़ करते थे। अगर बात करें तो अगर उसकी तो धनुष बाण काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था, ठीक है, धनुष बाण, ओके। Gana Sabha was committee of few privileged and the important individuals to popular assemblies. एक मिनट, ओके। सभा समिति acted as check on the arbitrary rules of king. Later Vedas record that Sabha functioned as court of justice. So यहाँ पर theft, burglary, stealing of cattle and the cheating were some of the prevalent crimes, okay. ओके, अच्छा उस टाइम की एक ये देख लेते हैं पॉलिटिकली। अगर एक कुल दैट इज फैमिली है ना, उसका हेड कौन होता है, कुल आपा बोल सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद ग्राम, विलेज का हेड कौन बोल सकते हो, ग्रामीणी, ठीक है। कुल का कुलपति बोल सकते हो। विस दैट इज क्लेन, ओके, उसका हेड कौन बोलते हैं, विस्पति। जन पीपल जो है लोग, उसका गोप या गोपा थी। राष्ट्र जो कंट्री है उसका किंग कौन होगा, राजन यादव किंग, ओके। ये पढ़ी आपने पॉलिटी। अब पढ़ते हैं सोसाइटी। तो सोसाइटी की बात करी जाए तो 4 वर्णों में डिवाइड थी सोसाइटी इस टाइम पीरियड के टाइम पे कास्ट मारा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ओके। और ये सोसाइटी बट उसके प्रोफेशन के हिसाब से देखती थी कि उसको प्रोफेशन क्या है, वो काम क्या करता है कोई इंसान, उसके बेसिस पे। उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद आई थी हेरिडेटरी, ठीक है, मतलब जैसे मोची का बेटा मोची होगा, ठीक है, शूद्र का बेटा शूद्र होगा, सो उसके बाद आई थी। बट यहाँ पर जब इस टाइम की बात करें तो यहाँ पर प्रोफेशनली है, ठीक है, उसका वो इंसान करता क्या है उसके बेसिस पे है कि उसकी कास्ट क्या है। टीचर द प्रीस्ट वर कॉल्ड ब्राह्मणास, rulers administrators were called kshatriyas, farmers and bankers were called vaishyas, and the laborers were recognized shudras and the merchants. So that is इस बेसिस पे ये था रियलिटी में एक्चुअली कास्ट का मेन पर्पस, कास्ट का मेन सिस्टम। बट उसके बाद में इसके हेरिडिटरी बनाया गया कि मतलब जो इंसान जो है उसका अगर क्षत्रिय है, एक रूलर है, उसके घर में जो बेटा जन्मेगा वो रूलर ही रहेगा, चाहे वो काम में कोई भी करे। बट यहाँ पर एक्चुअली ये है कि जो काम को इस काम के हिसाब से कास्ट है, बाद में हेरिडिटरी हो गई है, बस इतना ही है। These occupations were followed by person according to their ability and liking, and the occupation had not hereditary as they become later on, ठीक है। पहले हेरिडिटरी था, उसके बाद लेटर ऑन हेरिडिटरी हो गया, उसको यही करना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि उसके जो प्रीवियस एंसेस्टर था वही करते थे। मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली took the different professions and belong to the different varnas as well as illustrated there by hymns of the Rigveda. In these hymns person says I am a singer, my father is a physician and my mother is a griller of the corn। अच्छा, यहाँ पर बताया गया कि उस टाइम के हिसाब से जरूरी नहीं एक फैमिली में जो करता था वो उसकी नेक्स्ट फैमिली उसकी वही जनरेशन वही कर रही है। बताया गया कि जिसमें वो बोलता है कि मैं एक गायक हूँ, मैं एम सिंगर, जो
मेरे फादर हैं वो एक फिजिशियन थे और जो मेरी मदर है वो एक एग्रेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे काम वगैरह करती हैं। ओके, हाउस वाइफ बोल सकते हैं। एक सोसाइटी की अगर बात करें जाए तो सोसाइटी यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज फैमिली प्राइमरली मोनोगेमस एंड पैट्रियार्किकल, ठीक है। चाइल्ड मैरिज वाज नॉट इन वोक, अ विडो कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ हर डिसीडेड हस्बैंड, ठीक है, जिसको न्यू यॉर्क बोलते हैं, मतलब अगर जिसकी डेथ हो गई है अगर किसी के पति के, तो वो उसके थोड़े भाई से शादी कर सकती है। चाइल्ड मैरिज ऑब्वियसली बैन था ना उस टाइम। फादर्स प्रॉपर्टी वाज इनहेरिटेड बाय सन, ओके, उसके बाद की प्रॉपर्टी भी जो बेटे को मिलेगी। Right to property existed in the respect of movable things like cattle, horse, and gold, and the ornaments are also respecting the immovable property like land and the house. Home of the teacher was school where he taught the particular status. तो मतलब जो टीचर थे जो टीचर का घर था वही उसके लिए स्कूल, उस टाइम के लिए स्कूल होता था। Milk and its products like curd, butter, and ghee formed an important part of the diet. There is also mention of grain cooked with milk, that is खशीरा पकोदनम पकमोदनम, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे मिल्क प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट होते थे। द मीट ऑफ फिश एंड द बर्ड्स, एक मिनट यार, हाँ ओके। द मीट ऑफ फिश बर्ड्स एंड एनिमल्स वाज ईटन। A cow was already deemed that's aghana not to be killed, तो cow टाइम भी किल नहीं होती थी। Rigved the people prescribes a penalty of death or explosion for the kingdom those who kill in the or injure king injure cow alcoholic drinks like sur soma were also consumed। देखो यहाँ पर बताया गया मीट वगैरह तो चलता था, लेकिन काऊ है उनको उस टाइम उसकी बलि नहीं दी जाती थी, काऊ को नहीं मारा जाता। अगर जो ऐसा करता हुआ पाया गया तो मतलब सीधा सीधा उसको पेनल्टी ऑफ डेथ है, या फिर किसी ने काऊ को इंजर भी कर दिया तो, ठीक है। आर्यंस फॉर प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड द पेस्टोरल पीपल हु रिकॉर्ड देयर वेल्थ इन द टर्म्स ऑफ काऊ। सो काऊ का लेन देन का उस टाइम काफ़ी ज़्यादा होता था, ठीक है। तो प्राइमरली जो आर्यंस थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, पेस्टोरल थे, ठीक है। अम्यूजमेंट इंक्लूडिंग म्यूजिक, डांसिंग, चैटवट, रेसिंग एंड द डांसिंग ऑन वन सनशाइन द ऋग्वेदिक पीपल्स वी ऋग्वेद अनाउंड एज गैम्बलर्स लिमिट सेज माय वाइफ रिजेक्ट्स मी एंड माय मदर हेट्स मी। तो यहाँ पर इससे नजर आ सकता है, बस इतना, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये थी सोसाइटी। अब हम पढ़ते हैं रिलीजन के बारे में। उस टाइम का रिलीजन सिस्टम कैसा था, किस तरह से। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड द गॉड्स वर्शिप वर जनरली बाय personified powers of nature. It was believed that the divine powers were capable of conferring both boons and the punishment of man. Fire was scared and what it was regarded as intermediary between man and god। ऐसे तो बात की जाती है उस टाइम की, माना जाता कि जो उस टाइम के जो देवी देवता जिनको पशु पूजा करते थे उनके पावर के अनुसार कि वो किस तरह से काम करते हैं। हम वरुण देव की पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि वो पानी के देवता है, ठीक है। सूर्य देव की क्यों की जाती है, वो क्योंकि हमको सनलाइट देते हैं, ठीक है। तो इसी से अनुसार और जो फायर है उसको काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता था इंटरमीडिएटरी बिटवीन मैन एंड गॉड। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता था कि कौन सा देवता है ऐसे जिनको इंटरमीडिएटरी बिटवीन मैन बोल सकते थे, वो बोलते थे फायर, ठीक है। दैट इज अग्नि, आग। देयर वर नियरली 33 गॉड्स लेटर डे ट्रेडिशन क्लासिफाई देम इनटू 3 कैटेगरीज ऑफ टेरेस्ट्रियल, दैट इज पृथ्वी शन एल्स आर इंटरमीडिएट, दैट अंतरिक्ष स्थान एंड सेलेस्टियल, दैट इज दुष्यत गॉड्स, ठीक है। तो 3 टाइप की कैटेगरी के गॉड की दैट इज 33 कोटि देवी देवता की अगर बात करें तो ये है 33 कोटि देवी देवता, नॉट 33 करोड़। तो टेरेस्ट्रियल अगर पृथ्वी शांत की बात की जाए तो वो हमको कौन कौन से गॉड में देखने को मिलते हैं, दैट इज पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति एंड रिवर्स, ठीक है। सो ये सारी आते हैं पृथ्वी में, ओके। एरियल जो अंतरिक्ष में बैठते हैं मतलब वो कौन थे, इंद्र आ गया, रुद्र, वायु, ओके, प्रजानय। उसके बाद सेलेस्टियल में वो है दयु, सूर्य इन 5 फॉर्म्स। सूर्य जो 5 फॉर्म्स है कौन से, सावित्री, मित्र, पुष्ण, विष्णु। उसको बताते हैं वरुण, आदित्य, उषा एंड अश्विन। इंद्र अगेन वरुण और द मोस्ट, इंद्र, अग्नि एंड वरुण वर द मोस्ट पॉपुलर डाइटिस इन द ऋग्वेदिक आर्यन। ऋग्वेदिक आर्यन के टाइम पे 3 कौन से हैं सबसे ज़्यादा, इंद्र, अग्नि एंड द वरुण। सो इंद्र दैट इज या फिर रुद्र बोल सकते हैं जिनको, डिस्ट्रॉयर ऑफ गॉड बोल जाते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, ठीक है। उस टाइम के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड के इंद्र को माना जाता है, ठीक है। 250 ऋग्वेदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू हिम, ठीक है। 250 ऋग्वेदिक हाइम, ठीक है, उनको डिवोट की गई है इंद्र को, ओके। हु प्लेड रोल ऑफ वॉर लॉर्ड और वाज कंसीडर्ड टू बी रेन रेन गॉड, जिनको बारिश का देवता प्लस वॉर गॉड कहा जाता है। अग्नि की बात करी जाए तो अग्नि द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, उस टाइम की सेकंड मोस्ट है। ऋग्वेदिक में इनको 200 हाइम्स लिखी गई इनके ऊपर। फायर गॉड वाज कंसीडर्ड टू द इंटरमीडिएट बिटवीन, मैंने बोला इंटरमीडिएट बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड के बीच में इनको अगर हम हवन क्यों करते हैं, ठीक है। सो हम अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं भगवान के साथ। उसके बाद वरुण की बात करते हैं तो वरुण की बात करते हैं तो पानी के साथ रिलेटेड है, ठीक है। वाज सपोज टू अपहोल्ड रीता और द नेचुरल ऑर्डर। उसके बाद है सूर्य, सन वाज वर्शिप्ड इन 5 फॉर्म्स, ठीक है। 5 फॉर्म्स की पूजा की जाती है। सूर्य, दैट इज सावित्री, मित्र, पशुनंद एंड विष्णु। उसके बाद सूर्य गॉड हु यूज टू ड्राइव डेली अक्रॉस द स्काई इन द चेयर ड्राइवन बाय द 7 हॉर्स, ठीक है। ये माना जाता है कि सूर्य भगवान है वो हर दिन अपने जो 7 घोड़े हैं, ठीक है, वो अपने पूरे आसमान में दौड़ा करते हैं, मतलब जो हमको साइड लाइट देते हैं। उसके बाद सावित्री जो उनके जो सूर्य है ये वाले उनकी जो 5 फॉर्म्स है उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। सावित्री कौन है, गॉड ऑफ लाइट, फेमस गायत्री मंत्र से एड्रेस टू हर, ठीक है। तो जो गायत्री मंत्र है उनको हम बताते हैं, ओके। मित्र असुलर गॉड, ओके, मित्र होते हैं ये
कुशन, द गॉड ऑफ मैरिज, मेन फंक्शन अकॉर्डिंग रूट्स, हर्ट्समैन आर द स्टेनिंग कर लो, जो हम शादी वगैरह करते हैं, हम हवन करते हैं, ठीक है। हवन में हम आग वो भी सूर्य को एक रूप माना जाता है, उसको विष्णु गॉड कन्वर्ट अर्थ इनटू 3 स्टेप्स, ठीक है। नेक्स्ट हमें है हमारा सोम। ओके, तो यहाँ पर मेन जो है इंद्र, वरुण, सूर्य एंड अग्नि हमने पढ़ लिया। उसके बाद ये आपके इतने ज़्यादा कंपनीज में आपको नॉर्मल नजर लगानी है। ओके गाइस, एंड लास्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज इकोनॉमी। उस टाइम की इकोनॉमी किस तरह से आर्यन क्रॉस द नोमैडिक स्टेज, येट ग्रेट इंपॉर्टेंस वाज अटैच्ड टू हर्ड्स ऑफ कैटल्स, वेरियस एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेटेड, ठीक है। सो अब यहाँ से एक नोमैडिक कल्चर से वो थोड़ी कहीं ना कहीं सेटल लाइफ की ओर आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पर अलग अलग जानवरों की डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो गई है। द वैदिक पीपल वर प्रोबेबली नॉट फैमिलियर विद द कैट एंड द कैमल, ठीक है। जो वैदिक पीपल थे वो कैट दैट इज बिल्ली एंड द कैमल उनके साथ इतने ज़्यादा फैमिलियर नहीं थे। टाइगर वाज नॉट नोन बट द वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायन, एलिफेंट वर नोन टू देम, ठीक है। टाइगर नहीं था उस टाइम, नहीं था। इसको यहाँ पर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता था कि कौन सा एनिमल है और कौन सा नहीं है, तो टाइगर उसमें ऑप्शन नहीं होता था, आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, इन ऑल प्रोबेबिलिटी वेरी लिटिल ऑफ ट्रेड वाज देयर, मनी एंड मार्केट्स वर known but they were not extensively used. Cow and gold ornament of fixed value were medium of exchange. Coins were not known. ओके, सो उस टाइम की बात करें तो कॉइन्स अभी तक नहीं आए थे, तो कहीं ना कहीं जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं या फिर जो गौ है उनकी वैल्यू, जो गाय माता, क्योंकि गाय माता बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो गाय माता के हिसाब से लेन देन करते थे कि आप हमको गाय दे दीजिए और हमको आपको इतना ये दे देंगे, ठीक है। Complexity in the producing goods made its appearance. Men of various professions like carpenters, smiths, tailors, weavers, potters and the grains of corn were there. Okay, in ये सारी प्रोफेशन वाले काम कहीं कहीं आ चुके थे। The art of healing wounds and the curing disease were in the existence, क्योंकि हमने कहाँ पढ़ा, आयुर्वेद में पढ़ा, ठीक है। आयुर्वेद जो दैट इज द साइंस ऑफ मेडिसिन, जो कि ऋग्वेद में देखने को मिलती है, ठीक है। There were experts in the surgery, देखो यहाँ से इस टाइम पीरियड से हमको सर्जरी के बारे में देखने को मिलता है। Along with the herbs and the drugs, jumps and spells were regarded equally potential. अगर आप बात करो तो सबसे दुनिया की सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में ही हुई थी, और आपने बताना कहाँ पर हुई थी और किसने की थी सबसे गाइस। ओके, कमेंट में बताइए। OCP दैट ओर्चिड कलर पोर्ट्रेट, ठीक है, हमने जो पहले पढ़ी है वो उस टाइम उसका टाइम की तरह 1500 से 1000 भी वो भी आ चुकी है गाइस। तो यही था हमारा टॉपिक। होप सबके आप सबको जो हमारा ऋग्वेदिक कल्चर है, वो अर्ली ऋग्वेदिक पीपल की लाइफ है, सब कुछ हमने जो पढ़ा, होप सबको समझ आया होगा और आपके जो सारे एमसीक्यूज हैं वो सभी सॉल्व हो जाएंगे गाइस। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू एंड बाय बाय।